हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 मई से लेके 5 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मई से लेके 5 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी बैंक एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 मई से लेके 5 मई तक की। और अभी हम लोगों ने अप्रैल कंप्लीट किया। अप्रैल का वीडियो, सारा का सारा वीडियो, अप्रैल की पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा दी जा चुकी है। और अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मंथ एंड पर जब भी कोई महीना कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उसको कंपाइल करके एक शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है लगभग आधे घंटे का 45 मिनट का, जिसमें कि पूरे के पूरे महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसका एमसीक्यू और उसका आंसर विद आंसर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, और नहीं तो जो वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप लोग जाकर देखेंगे तो वहाँ पर वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैंने अप्रैल अपलोड कर दिया है, मार्च का भी अपलोड कर दिया है, फरवरी और जनवरी पेंडिंग रह रहा है। तो उसको भी कंपाइल करके पूरा जितने भी 70-80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चंस बनते हैं एक महीने में, उसको सबको कंपाइल कर एक वीडियो डेडिकेटेड उसके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उसका क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोगों को उसमें अवेलेबल कराया जा रहा है। तो उसको भी अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज का वीडियो मैंने बताया कि आज हम लोग 1 मई से लेकर 5 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को देखने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड शुभारंभ डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। किस बैंक ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुभारंभ जमा योजना शुरू की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में शुभ आरंभ डिपॉजिट स्कीम किसके लिए लॉन्च किया हुआ है, सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया हुआ है। वन लाइनर ही करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। और इस डिपॉजिट स्कीम के बारे में मैं सेपरेट वीडियो भी बनाना शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। लोगों को वो भी डिमांड आ रही है ना कि जो भी डिपॉजिट स्कीम वगैरह आती है या फिर कोई बैंक वगैरह कुछ अपना एफडी अकाउंट या करंट अकाउंट या कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ में लॉन्च करती है, तो उसके लिए भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसका भी सेपरेट वीडियो बना दिया करो। तो इसी चैनल पर या नहीं तो फिर दूसरे चैनल पर जो जहाँ कहीं भी होगा वो भी आप लोगों को अवेलेबल कराना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, ऑप्शन में जो भी बैंक की दी गई है हेडक्वार्टर इसका रिकॉल करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ मोहंती इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। LIC के वर्तमान MD एंड मतलब अभी ये जो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं ये LIC के वर्तमान करंट में MD और इंटरिम चेयरपर्सन भी हैं, और इन्हीं को अभी LIC का नया चेयरपर्सन भी आगे के लिए मतलब बना दिया गया है। ठीक है ना, 62 साल की एज या फिर 7 जून 2025, 7 जून 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा, जो भी पहले आ जाएगा। LIC ने अभी एक IPO लाने से पहले एक अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। वो हम लोगों ने 3-4 महीने पहले पढ़ा हुआ था, आपको उस टाइम पे पढ़ाया गया था। तो उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि LIC से जो है चेयरमैन की पोस्ट को हटा दिया जाएगा। ठीक ना, ऐसा सडन नहीं, धीरे धीरे करके चेंज करके LIC से चेयरमैन का पोस्ट हटा दिया जाएगा। तो LIC से चेयरमैन की पोस्ट हटाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो 29 जून 2024 ये चीज़, ये जो डेट बता रहा हूँ आप लोग इसको लिखो, याद रखना। 29 जून 2024 तक ये जो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं ये एज ए चेयरमैन काम करेंगे, एज ए चेयरमैन काम करेंगे। और अभी वर्तमान में ये MD और इंटरिम चेयरमैन भी हैं। उसके बाद इन्हें LIC के फर्स्ट CEO का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब कि 29 जून 2024 के बाद से LIC से जो चेयरमैन का जो पोस्ट है, चेयरमैन की जो पोस्ट है वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में इनकी मतलब जो पोस्ट है CEO की हो जाएगी। ठीक है, तो 29 जून 2024 तक ये एज चेयरमैन काम करेंगे। उसके बाद इन्हें LIC के फर्स्ट CEO का दर्जा मिल जाएगा। मतलब उसके बाद से जो इनका कार्यकाल होगा एज ए CEO ये काम करेंगे। तो क्वेश्चन स्टैटिक का बन सकता है यहाँ से और बनेगा कि LIC का पहला CEO कौन है, कौन बना। तो उस केस में भी इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। लेकिन ये जो डेट है इससे पहले तो क्वेश्चन फ्रेम होगा नहीं अभी, तो जो आपका एग्जाम अपकमिंग है CBO का वहाँ ये शायद ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, LIC की यहाँ पर बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट,
In order to connect business correspondents (BCs) and business facilitators (BFs) to the bank, HDFC Bank has recently launched a digital distribution platform by which name? Business correspondents और business facilitators को बैंक से जोड़ने के लिए HDFC बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने भी हाल ही में एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। क्यों लॉन्च किया ये क्वेश्चन में बता दिया गया, इन ऑर्डर टू कनेक्ट, ठीक है ना। तो किस नाम से उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये, जो ये HDFC बैंक स्मार्ट साथी है, ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ये। इसके माध्यम से बैंक के एजेंट्स और BCs को बैंक की सर्विसेज सेल करने में और ज़्यादा आसानी होगी, स्पेशली रूरल एरियाज में, विशेष रूप से मुख्यतः रूरल एरियाज में बैंक की सर्विसेज को सेल करने में, बैंक की सर्विसेज की पहुंच बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और अगले 12 से 18 महीने के दौरान, अगले 12 से 18 महीनों के दौरान HDFC बैंक ये प्लान कर रही है कि 2 लाख गांवों तक पहुंचा जाए, 2 लाख गांवों तक अपनी रीच बनाई जाए, ठीक है। HDFC बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा। शशिधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन होगी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो स्क्रीन पे आ नहीं रहा था, इस वजह से इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, ठीक है ना। और ये एक नए तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। As of May 2023, which of the following points are correct with respect to foreign portfolio investors? ठीक ना, मई 2023 तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं, ठीक ना। अभी एक जानकारी शेयर की गई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड, मई 2023 तक का उसमें जिक्र किया गया, वहाँ तक का डाटा उसमें दिया गया है। तो ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है ये इसमें पूछा गया, और नीचे देखो ऑप्शन भी दिया गया है, कैसे दिया गया है, ऑल करेक्ट, ऑल रॉन्ग, 1 and 3 करेक्ट, 3, 4, 5 करेक्ट, ठीक है ना। किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप तभी बता पाओगे जब इस रिपोर्ट को, इस डाटा को, सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ करके पढ़े रहोगे, तभी बता पाओगे। क्वेश्चन इस तरीके से ही लास्ट ईयर एग्जाम में फ्रेम किया गया था। लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या, सबको सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते हैं ना, ये आदत ये नहीं याद है, ये आदत नहीं याद है, फिर इस केस में क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मैं आगे आने वाले वीडियोस में अपने फ्रेम करता रहूँगा, इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, और भी अपना दिमाग लगा के, मतलब जो भी मुझे लगता है कि किसी और तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। पहले इसका आंसर जानते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, सभी करेक्ट है, ठीक ना, सभी का सभी करेक्ट है। इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड जो भी है सभी पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। एक और इसको इस तरीके से भी कर सकते थे ना कि एक एक पॉइंट गलत करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं ये तो PDF में आपको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी एक बार मैं बोलता हूँ तो चीज़ें आप लोग याद रखना। Foreign portfolio investors pulled out rupees 29,921 crores from banking and financial service sector in 2023, फाइनेंशियल ईयर 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा से 29,921 करोड़ 29,921 करोड़ रुपीस निकाले। ये पॉइंट सही है। अगला पॉइंट जो है उसमें बोला गया है कि FPI's होल्डिंग इन RBL बैंक वेंट डाउन 4% by 4% इन फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। FPI की जो होल्डिंग्स है RBL बैंक में फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 4% में कमी आई है, टू 25% एज ऑफ मार्च 23 क्वार्टर, ठीक ना। अच्छा, इसके कंपैरिजन में है ये, ठीक ना। इन इंडसइंड बैंक 2 इसमें भी कमी आई है। FPI हैव ट्रिम्ड देयर एक्सपोजर बाय 4% टू इतना, ठीक है ना, पहले इतना था 42.16% था, उसको 4% तक का कमी किया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ये पॉइंट्स भी सही है, मतलब कि मार्च 2023 की तिमाही में RBL बैंक में FPI की हिस्सेदारी, ठीक है ना, वो 4% घटकर 25% रह गई है। इंडसइंड बैंक में भी इसकी हिस्सेदारी में कमी आई है, ये पॉइंट्स भी है। अगला पॉइंट्स इसमें क्या कहता है, इन फाइनेंशियल ईयर 23 FPI
increased FPIs increased their stake in Yes Bank by 12%, IDFC Bank by 6% and Axis Bank by 2%। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने येस बैंक, IDFC बैंक और एक्सिस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, और कितनी कितनी बढ़ाई ये भी दिया गया है ब्रैकेट में, 12%, 6%, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अगले पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, दी FPI's स्टेक इन HDFC बैंक वेंट डाउन बाय 3% while their stake in बंधन बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक वेयर reduced by 2 and 1% respectively, ठीक है ना। On the other hand, FPI shareholding in ICICI Bank remain unchanged at 44% in financial year 23, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ना, नोट डाउन करना, जितने भी पॉइंट्स दिए गए ना ये सब कुछ सही है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बिकम्स द थर्ड हाईएस्ट लूजर ऑफ FPI मनी आफ्टर द IT सर्विसेज एंड ऑयल गैस। तो जितने भी पॉइंट्स ये दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, यही इसमें पूछा गया था। इसमें से क्या करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन मतलब कोई एक ऑप्शन गलत कर देते हैं या कुछ मतलब किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो जो समझाने का है, जो कहना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि कोई भी रिपोर्ट आती है और कहीं पर कुछ भी इस तरीके की आता है तो उसका कंप्लीट डाटा, सारी चीज़ें आप लोग याद रखो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से की जा सकती है, तो इसके लिए भी हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऑप्शन नंबर ए ऑल करेक्ट इसका आंसर होगा। In order to support fintechs, the International Financial Services Center Authority (IFSCA) has recently signed an MOU with which technical institute? फिनटेक का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में किस तकनीकी संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव डेटा IIIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा आई हैव डेटा IIIT हैदराबाद। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर बात हुई है आई हैव डेटा की, ये आई हैव डेटा की यहाँ पर बात हुई, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जो ये आई हैव डेटा है ये बेसिकली IIIT हैदराबाद द्वारा अपने ही कैंपस के अंदर बनाया गया एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, जो कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा सर्विसेज, इन सब के लिए काम करता है, ठीक है। और ये जो आई हब डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड है, उसके द्वारा सपोर्टेड है, और इसी ने अभी हाल ही में IFSCA के साथ में एक MOU साइन किया। क्यों साइन किया? फिनटेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फिनटेक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये MOU जो है साइन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। IFSC के हेडक्वार्टर की बात हुई है, तो IFSC का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो इसका जो चेयरपर्सन हो जाएगा वो हो जाएंगे इंजेति श्रीनिवास। इंजेति श्रीनिवास जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। In order to provide relief to MSMEs for COVID-19 period, the Department of Expenditure, Ministry of Finance has recently launched a scheme by which name? कोविड-19 अवधि के लिए MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास, रिलीफ टू MSME। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विवाद से विश्वास 1, रिलीफ टू MSMEs, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। इससे पहले हमको ये जान लेना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, क्या नाम है, ठीक है। किसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया और स्कीम का क्या नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विवाद से विश्वास 1, रिलीफ टू MSME, ये स्कीम लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई? द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई। क्यों लॉन्च की गई? कोविड-19 पीरियड के दौरान जो भी MSMEs को लॉस वगैरह हुआ था उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च की गई। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। सारी चीज़ें कान खोल के सुना करो, ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। डेट लिख रहा हूँ मैं, ये डेट भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। 17 अप्रैल 2023, ठीक है ना। 17 अप्रैल 2023, 30 जून 2023, ये डेट याद रखना, ठीक है ना। ये डेट क्या है, अब इसके डेट के बारे में जान लो। 17 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में इस स्कीम के तहत में MSMEs के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। अब ये दिमाग में आना चाहिए ना कि मई में अप्रैल की चीज़ें क्यों आ रही हैं, वो फालतू की बातें वो दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये डेट याद रखो, 17 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक के बीच इस स्कीम के तहत में MSMEs के द्वारा क्लेम सबमिट किया जा सकता है। ये स्कीम की ड्यूरेशन है, मतलब इस ड्यूरेशन के लिए स्कीम जो है ये वैलिड रहेगी, ठीक है। और फरवरी महीने में जिस टाइम पे बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, उस टाइम पर भी हम लोगों ने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन
मतलब किया था बजट वाले टाइम पर, जिसमें फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की थी कि कोविड-19 ड्यूरेशन में जो भी एमएसएमईज फेल हो गए, ठीक है ना, उनको उनकी बिड या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज़ का 95% जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी 95% सुन लेने के बाद में आपको वो क्वेश्चन याद आ गया होगा, आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक। तो ये जो बेसिकली रिलीफ स्कीम है, विवाद से विश्वास रिलीफ टू एमएसएमईज, ये बेसिकली फेल हुए एमएसएमईज के लिए है, ठीक ना। और जो एमएसएमईज फेल हुए हैं उनकी ड्यूरेशन क्या, ऐसा तो है नहीं ना कि 4-6 साल पहले पुराने के एमएसएमईज फेल हो गए हैं तो उनको भी यहाँ पर रिलीफ मिलेगी, नहीं, वो नहीं मिलेगी। उसकी भी एक डेडलाइन है, उसकी भी एक डेट है, वो मैं लिख रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन करना, याद रखना है। 19 फरवरी 2020, 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के दौरान रजिस्टर्ड एमएसएमईज अगर फेल हुए हैं तभी उनको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। कोविड वाला जो पीरियड था जिसमें बोला गया ना एमएसएमईज फॉर कोविड-19 पीरियड, तो जो कोविड वाला पीरियड था उस दौरान पे जो एमएसएमईज रजिस्ट्रेशन हुए और जो फेल हो गए उनको उनकी बिड का, उनकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज़ का 95% रिटर्न कर दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। दोनों डेट आप लोग याद रखना, 17 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, 19 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022। इस क्वेश्चन में और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी जानते हैं। और जो अगले पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग GEM बोलते हैं ना, जेम पोर्टल, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जेम के द्वारा एक डेडिकेटेड पेज बना दिया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट के द्वारा एक डेडिकेटेड पेज बना दिया गया है। जेम के थ्रू ही सारा का सारा क्लेम जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, विवाद से विश्वास फर्स्ट रिलीफ टू एमएसएमई, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को बताई गई, सारी चीज़ें याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रोल आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, व्हिच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI, ठीक है, ये दैट नहीं रहेगा, ठीक है ना। व्हिच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI। AEPS यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस ऑथेंटिकेशन रोल आउट करने के लिए किस भुगतान बैंक ने हाल ही में NPCI के साथ में कोलैबोरेशन किया है या सहयोग किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के साथ फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी शुरू करने वाले शुरू की 4 बैंकों में शामिल हो गया है। ऑप्शन में ये जो भी बैंकें दी गई हैं, पेमेंट्स बैंक दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, इनके MD CEO आप लोग रिकॉल करना, ठीक है। जो भी पेमेंट्स बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक ना। अनुव्रता विश्वास जो है वो इसकी क्या है, MD एंड CEO है। नेक्स्ट, in order to accept a digital rupee on its POS terminal, a merchant commerce platform Pine Labs India has recently partnered with which bank? अपने POS टर्मिनलों पर डिजिटल रुपीस को स्वीकार करने के लिए एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ICICI बैंक के साथ में अभी हाल ही में जो है पाइन लैब्स इंडिया ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि अपने इसके POS टर्मिनल्स पर डिजिटल रुपीस को एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। तो ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप में पाइन लैब्स इंडिया अपने POS टर्मिनल पर डिजिटल रुपीस को एक्सेप्ट करेगी। 1 दिसंबर 2022 को, पहले ICICI बैंक का हेडक्वार्टर जानते हैं हम लोग, क्योंकि ICICI बैंक इसका आंसर है तो इसके बारे में ये चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी ये इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन होगी। ICICI बैंक के बारे में मैंने बताया, HDFC, एक्सिस और कोटक महिंद्रा के बारे में आप लोग रिकॉल करोगे। थोड़ा सा और जानते हैं, जो ये ई-रुपीज़ है, जो डिजिटल रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। 1 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC
ठीक है ना। सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था और यह अभी कुछ ही बैंकों के साथ लाइव है। तो कौन कौन सी, बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट है तो भी कुछ ही बैंकों के साथ में लाइव रहेगा, इसके बाद में फिर इसको मतलब पूरी तरीके से फुल फ्लेश तरीके से लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सी बैंकों के साथ में ये सीबीडीसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। उन बैंकों के नाम जान लेते हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो एक एक करके आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एसबीआई, ठीक ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक, ये कुछ बैंकें हैं जिनके साथ में ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई के द्वारा मतलब लॉन्च की लाइव किया गया है पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर गोल्ड लोन्स टू इट्स कस्टमर्स, Dwara Smart Gold Private Limited has recently entered into a strategic partnership with which small finance bank? अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन देने के लिए द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, दोनों भाषाओं में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर चीज़ें मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल लगे उसमें पढ़ लिया करो, आंसर तो ठीक है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये बेसिकली क्या है? तो बेसिकली ये मुंबई बेस्ड एक फिनटेक है, द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक फिनटेक है और इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में ये अपने कस्टमर्स को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगी। और इनिशियली ये लोन सुविधा सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में उपलब्ध कराई गई है। कौन कौन से 3 राज्य हैं ये भी आप लोग जान लो। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़। ठीक, ये तीनों राज्यों के नाम याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन्हीं 3 राज्यों में इनिशियली अभी ये लोन सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक ना, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, ठीक है ना, जिससे कि अपने कस्टमर्स को गोल्ड लोन ऑफर किया जा सके। 3 राज्यों में इनिशियली ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। कौन कौन से 3 राज्य हैं ये आपको बता दिया गया। नेक्स्ट, which company has recently acquired a 51% stake in Trillion Loans Fintech Private Limited, a Mumbai-based NBFC? किस कंपनी ने हाल ही में मुंबई स्थित NBFC ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी हासिल की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत पे इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत पे इसका आंसर होगा। 1 लाइनर ही इसको करेंगे। नेक्स्ट, as per the recent data released by the RBI in May 2023, what is the increased India's service export in 2022 to 23? मई 2023 में आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत का सेवा निर्यात कितना बढ़ गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.6%। 26.6% ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जो जानकारी है, जो और इस आरबीआई के डाटा से मतलब जो डाटा जारी किया गया है इसके और भी पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, अभी हाल ही में 2 मई 2023 को आरबीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया। ठीक है ना, बता रहा हूँ कि आरबीआई का डाटा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग, सारे पॉइंट्स इसके नोट डाउन करना। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक ना, और जो डाटा रिलीज किया गया उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई, कुछ चीज़ें बताई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, उन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। ठीक ना, पहला तो क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट इन 2022 टू 2023। ठीक है, तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है 2022-23 के दौरान 26.6% बढ़कर 26.6% बढ़कर 322 बिलियन यूएसडी हो गया। ठीक ना, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक ना, इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है 2022-23 के दौरान 26.6% बढ़कर 322 बिलियन यूएसडी हो गया। ठीक, ये बात हुई किसकी? ये बात हो रही है सर्विस एक्सपोर्ट की। ये बात हो रही है सर्विस एक्सपोर्ट की। और अगर हम लोग सर्विस इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली इंपोर्ट है, आयात निर्यात, सर्विस इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सर्विस इंपोर्ट में जो है
22.2% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 22.2% बढ़कर 179.7 बिलियन यूएसडी हो गया है। ठीक ना, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, नोट डाउन करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में 6% की वृद्धि देखी गई है, 6% की बढ़ोतरी के साथ में ये 447 बिलियन यूएसडी हो गया है। ठीक ना, मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो ये 267 बिलियन यूएसडी रहा। कितना? 267 बिलियन यूएसडी रहा। ठीक, नेट एक्सपोर्ट या फिर कुमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो 124.5 बिलियन यूएसडी रहा। ठीक, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है इस दौरान में इंडिया का, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, इस रिपोर्ट में, इस डाटा में ये भी बताया गया कि 2030 तक, इस डाटा में ये भी बताया गया कि 2030, 23 नहीं 30, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 2030 तक भारत सरकार ने 2 ट्रिलियन यूएसडी का कंबाइंड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। कितना टारगेट रखा है? 2 ट्रिलियन यूएसडी, 2 ट्रिलियन यूएसडी, 2 ट्रिलियन यूएसडी का कंबाइंड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है 2030 तक भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, in order to offer international payment collection services to Indian exporters, which bank has recently partnered with cash free payments? भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संग्रह सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में कैश फ्री भुगतान के साथ में भागीदारी की है? और इसका जो आंसर होगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यस बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पार्टनरशिप के बाद में यस बैंक के अकाउंट होल्डर्स ग्लोबल कलेक्शन सर्विसेज का यूज़ करके 30 से भी अधिक देशों में, 30 से भी अधिक फॉरेन करेंसीज, देशों में नहीं, 30 से भी अधिक फॉरेन करेंसीज में पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे। ठीक ना, और जो भी वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकेंगे और विद इन वन बिजनेस डे अपने लोकल बैंक में इसे सेटल भी कर सकेंगे। ठीक, क्वेश्चन को सुनो, समझो, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कैश फ्री पेमेंट्स, कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में कैश फ्री पेमेंट के साथ में पार्टनरशिप किया है? क्यों किया है? जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इसका आंसर होगा यस बैंक। इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में यस बैंक के जो भी अकाउंट होल्डर्स होंगे, जो भी यस बैंक के खाता धारक होंगे, वो ग्लोबल कलेक्शन सर्विसेज का यूज़ करके 30 से अधिक फॉरेन करेंसीज में पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करने के बाद इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और विद इन वन बिजनेस डे के दौरान इसे अपने लोकल बैंक में सेटल भी कर सकते हैं। क्योंकि यस बैंक इसका आंसर है, क्योंकि यस बैंक इसका आंसर है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। प्रशांत कुमार ये इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर एमएसएमई लोन्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर द को लेंडिंग मॉडल विद द इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया शेल्टर। एमएसएमई ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में सह उधार मॉडल के तहत में रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक है, और इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें और डीप में नहीं जाने की जरूरत है। को लेंडिंग मॉडल के तहत में ये साझेदारी हुई है और इसके तहत में एमएसएमई लोन ऑफर किए जाएंगे। क्योंकि एक्सिस बैंक इसका आंसर है इसलिए इसके एमडी सीईओ को हम लोग जानेंगे। अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी ये इसकी टैगलाइन होगी। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर होगा। ऑप्शन में और भी जो बैंक दी गई हैं इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करोगे, ये सारी चीज़ें याद करोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Who has recently become the first Indian American to be appointed as the 14th World Bank President? हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर होगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा इसका आंसर हो जाएगा। अजय बंगा पहले इंडियन अमेरिकन हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने? तो 14वें प्रेसिडेंट बने। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं अजय बंगा और ये पहले इंडियन अमेरिकन हैं जिनको कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। 2 जून 2023 ये डेट याद रखना। 2 जून 2023, 2 जून 2023 से अगले 5 सालों के लिए
अगले 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा और इन्होंने डेविड मैलपास को सक्सीड किया हुआ है। ये आईएमएफ को भी लीड कर चुके हैं। 2016 में अजय बंगा जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था, उससे भी ये सम्मानित किए गए थे। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो हेडक्वार्टर इसका जानेंगे हम लोग, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं पर ख़त्म करेंगे। 5 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम लोगों ने डिस्कस किया और अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे।